हाँ जी बच्चे, देखो बेटा इधर थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले एडजस्टमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो एडजस्टमेंट आप एक बार देखो तो सबसे पहला एडजस्टमेंट जो है वो है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहला एडजस्टमेंट किस बात का है बेटा? आपको मालूम है ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ लिखते हैं? दो जगह, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, दूसरा वेरी गुड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके बारे में भी पता होगा आपको। एक जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दूसरा जाता है जी बैलेंस शीट में। कैसे जाएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। पहले आप ये समझ लो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करेंगे उतना ध्यान रहे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में एडजस्ट होगा। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे है और मशीनरी पे है, तो ये भी दो जगह, एक बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट। मशीनरी के बारे में इन्होंने बोला जो मशीन है ना 20,000 रुपये का हमने ख़रीदा था और परचेज़ किया था जनवरी में। अब जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा आपका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। दूसरा कहाँ जाता है जी? ये बैलेंस शीट में कौन से साइड जाता है सर? लायबिलिटी साइड जाता है और ये जाके कैपिटल में ऐड होता है। अ फायर ऑकर्ड ऑन 20 मार्च 2020, कह रहे 20 मार्च को ना आग लग गया था, और वो जो आग लगाया ना जिस स्टॉक में, उसकी कीमत थी 7,000 रुपये, और वो जो स्टॉक है ना बेटा वो इंश्योर्ड था और वो इंश्योरेंस कंपनी एडमिट कर रही है। तो बेटा ये जाएगा तीन जगह। कितनी जगह? पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस और तीसरा बैलेंस शीट में। कैसे जाएगा, कितना वैल्यू जाएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जनरल रिजर्व। उन्होंने बोला जो भी नेट प्रॉफिट है उसमें से 10% हम रिजर्व रख लेंगे, मतलब वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा जाएगा सर बैलेंस शीट में। तो ये टोटल एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है सर, समझ में आया यहाँ तक? अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग अकाउंट के दो एडजस्टमेंट है, एक क्लोजिंग स्टॉक है और दूसरा हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए फायर वाला। तो अब पहले एक बार यहाँ से भी क्लियर कर लेते हैं कि किस में एडजस्टमेंट है और क्या क्या है। तो ड्राइंग्स के बारे में आपको मालूम है, ड्राइंग कहाँ जाता है बताओ तो ज़रा? बैलेंस शीट में जाएगा। मशीनरी बैलेंस शीट में, एसेट साइड स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट परचेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट बेटा ये ओपनिंग स्टॉक है ये वाला। रिटर्न इनवर्ड किसे बोलते हैं? सेल्स रिटर्न को बोलते हैं, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर, एसेट्स, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स, टैक्सेस कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट्स, सन्डे डेटर, एसेट्स में। बिल रिसीवेबल बेटा एसेट्स होता है। डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट में। अच्छा ये डिस्काउंट डेबिट में जाएगा पीएनएल अकाउंट के, क्रेडिट में जाएगा? ये डिपेंड करता है कि ये डेबिट है या क्रेडिट। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ था, ये पूरा यहाँ तक है डेबिट बैलेंस, तो ये डेबिट साइड जाएगा। वेजेस एंड सैलरी कहाँ जाएगा जी? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैपिटल, कैपिटल जाएगा जी बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड। रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं बेटा? परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये पीएनएल अकाउंट में जाता है बेटा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। और जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट में नहीं, ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड, ठीक है। जब एडजस्टमेंट होता है तब पीएनएल और बैलेंस शीट में दोनों जगह जाता है। तो पहले हम लोग बनाते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा 6 एडजस्टमेंट की तीन एंट्री है। हाँ मैंने बताया ना 3 जगह जानी है। देखो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट 3 जगह जाएगी। मैं करवा रहा हूँ आपको, देखो पहले समझो। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे ध्यान देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वहीं पे देखना आप। ट्रेडिंग में बेटा सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। मुझे आप बता दे ज़रा, जितने जितने वैल्यू आपके पास, जितना टाइम था आपने खुद से कर लिया। अब मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद मुझे बताइए बेटा कि कोई आपके पास परचेजेस है। परचेजेस लिखने से पहले मैं आपसे पूछूंगा परचेज रिटर्न है क्या?
तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस रिटर्न। परचेजेस कितना है बेटा, और बच्चे परचेज रिटर्न कितना है, तो ये माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट काम आएगा। सर कौन सा एडजस्टमेंट, बच्चे ये एडजस्टमेंट किया था ना हमने कि स्टॉक में आग लग गया है। अब बताइए स्टॉक में अगर आग लग जाए तो स्टॉक जो है बढ़ जाएगा हमारे पास या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आग लगने से बढ़ नहीं जाता है, जल के राख होगा तो फैल जाएगा, ऐसा होता है। बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता। क्या हो जाता है, कितने में स्टॉक में आग लगा तो कम कितना होगा, 5000, पूरे 7000। तो बेटा स्टॉक जो कम हो गया जो आप लाए थे, तो आप परचेजेस में से जाके माइनस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए लॉस बाई फायर। सर कोई लॉजिक और भी दो, ये समझ में नहीं आई बात, नालायक, इतनी छोटी सी बात नहीं समझे, नहीं समझ में आया। आग लगने से स्टॉक बढ़ जाता है ना, कम होता है। तो बेटा 82,000, तो सिंपल सी बात है। फिर भी मैं आपको पुरानी दुनिया में लेके चलता हूँ। जर्नल एंट्री की पढ़ाया होगा हमने, तो जर्नल एंट्री के दौरान आपने देखा होगा जब स्टॉक में आग लग जाए, चैरिटी पे दे देते हैं या फिर ड्राइंग्स हो जाए, तो कभी भी स्टॉक आपका किसी और वजह से, सेल के अलावा किसी और वजह से अगर स्टॉक कम होता है तो आपकी जर्नल एंट्री होती थी लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हमेशा परचेजेस कम होता था, तो उसकी एंट्री हुई नहीं थी इससे पहले, तभी तो एडजस्टमेंट है। तो हमें ये परचेजेस को कम करना पड़ रहा है। क्लियर है जी। सर अब बात है कि जो लॉस है ये 7000 आपने तो सिर्फ एक जगह लिखा है, एक जगह नहीं, अभी और भी जगह जाएगा, लेकिन जब हम P&L अकाउंट बनाएंगे तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपके से। चलो और आगे बढ़ते हैं ज़रा। परचेजेस के बाद बताओ कौन डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं बेटा, नाम बताते चलो कौन कौन से हैं। कैरेज की वैल्यू बोलिए, वेजेस एंड 5000, ठीक है जी। उसके बाद कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या बेटा। चलिए अब आइए इधर, इधर का मुझे बताइए सेल्स, और सेल्स के बाद है जी सेल्स रिटर्न। सेल्स क्रेडिट बैलेंस में लिखा हुआ होगा बेटा, चेक करो, 1,28,000 रुपये, और उसमें सेल्स रिटर्न था रिटर्न इनवर्ड के नाम से 2,000 रुपये। तो आप, मैंने तो लिख दिया यहाँ पर सेल्स रिटर्न, लेकिन आप कोशिश ये करें, रिटर्न इनवर्ड है तो रिटर्न इनवर्ड लिखे, आउटवर्ड है तो आउटवर्ड लिखेंगे। ये कितना है बेटा, 1,26,000। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए सर क्लोजिंग स्टॉक कितना, ये तो हो गया हमारा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया उसमें लॉस बाई फायर था, तो लॉस बाई फायर को आपने इधर माइनस कर दिया। अगर आप माइनस नहीं करें या कभी भूल जाएं तो आप क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं बाई लॉस बाई फायर करके, दोनों तरीके हैं। आप इस साइड भी लिख सकते हैं या इस साइड माइनस भी कर सकते हैं। समझ में आई बात। अब बेहतर जो था वो मैंने कर दिया। बाकी अगर आपको कभी ऐसा रहे कि कहीं कोई सॉल्यूशन देख रहे हैं, कभी कोई और पढ़ा रहे हैं, तो आपने देखा यार उन्होंने इधर लिख दिया, तो वो गलत नहीं है, वो इधर भी लिख सकते हैं। चलिए अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, और डिफरेंस निकालने के बाद इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट, सब लोग पहले तो नोट कर लीजिए, उसके बाद मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 52,000 मान लूँ, सही। चलिए अब ये नोट करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बेटा। ये सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 52,000। अब एक एक करके वापस से चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं। ड्राइंग, मशीनरी, स्टॉक परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, फर्नीचर, कैरेज, रेंट एंड रेट्स। तो यहाँ लिखते हैं सर रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। इसमें कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं है बेटा, नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी 5,000। उसके बाद आते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आप चेक करो इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट है क्या। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी आपने लिख दिया जी 1,000।
उसके बाद आइए ऑफिस एक्सपेंस। क्या ऑफिस एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है बेटा? ऑफिस एक्सपेंसेस में कितना है बेटा? ये 1200। तो इसमें भी एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारे सामने आता है बैड डेट्स। डिस्काउंट किधर है? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी मैं सीरियल वाइज लेके चल रहा हूँ। एक्चुअली में जो मैं पढ़ रहा हूँ ना उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो बैड डेट्स में एडजस्टमेंट है, तो बैड डेट्स को हम ना यहाँ लिखते हैं। और सर बैड डेट्स का एडजस्टमेंट क्या है बेटा? बैड डेट्स का एडजस्टमेंट नीचे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। देखो इधर क्या लिखा हुआ है बच्चे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्डे डेटर। कह रहे जो भी डेटर है उस पर 5% का प्रोविजन निकालना है। तो बेटा ये 5% का जो प्रोविजन है डेटर में प्लस हो जाएगा या माइनस होगा? प्रोविजन में बेटा बैड डेट जो है डेटर में से क्या होगा? ये प्रोविजन जो है डेटर में से क्या करेंगे? डेटर में से माइनस करेंगे और यहाँ पे आके क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इसके लिए आपको तो पहले वहां जाके प्रोविजन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना बैलेंस शीट में। चलिए जी, तो वो पहले आप कर लेते हैं। एक बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना के चलते हैं साथ में। तो बेटा प्रोविजन लिखने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट में आके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर लिख लेते हैं। और बच्चे हमारे पास सन्ड्री डेटर्स है 40,000 और उसमें से माइनस करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट जो हमें एडजस्टमेंट में गिवन है और वो है 5%। तो 40,000 का 5% होता है बेटा 2,000। इसे कर लेंगे तो कितना लिख देंगे? इसे 38,000। अब इसी प्रोविज़न को जाके आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करना है। इसी प्रोविज़न को, समझ में आई बात? यहाँ पे आके आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जो प्रोविज़न है बेटा इसे कहते हैं करंट ईयर का। कौन सी ईयर का? करंट ईयर का प्रोविज़न है। और कितना आया था बेटा? तो टोटल करा कितना हो गया जी? 3,500। और देखिए एक ना प्रोविज़न आपको ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में। प्रोविज़न किधर गया? ये रहा। ट्रायल बैलेंस में प्रोविज़न ऑलरेडी कितना गिवन है? इस प्रोविज़न का क्या करेंगे सर? इसको हम लोग माइनस करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ये है प्रीवियस ईयर वाला। अब आपका सवाल ये हो जाएगा कि सर ये प्लस माइनस करके आया तो वही क्या ज़रूरत थी? बेटा ये फिर भी आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये इत्तेफाक से ये दोनों वैल्यू सेम है, प्रीवियस और करंट ईयर की। हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये समझ में आ गया बच्चे? चलिए जी, मैं बैड डेट्स तक पहुंच गया था, सन्डे डेटर हो गया। अब आते जी बिल रिसीवेबल है, उसके बाद है डिस्काउंट्स। तो मैं पी&एल अकाउंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे पी&एल में यहाँ पे आएंगे और लिख लेंगे सर डिस्काउंट। डिस्काउंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं, तो डिस्काउंट्स में अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बेटा यहाँ पे 1,000 लिख देंगे। फिर आते हैं सर वेजेस एंड सैलरी। ट्रेडिंग में आता था, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट्स का पार्ट होता है और बाकी नहीं है, बाकी चीज़ें एसेट्स वाली हैं। तो चलो पहले बैलेंस शीट में चलते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी लिख के चीज़ों को लिख लेते हैं। आइए सर बैलेंस शीट में आ गए। तो बैलेंस शीट में डेटर के बाद हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल, वो लिख लेते हैं। बिल रिसीवेबल देखिए बेटा 7,000। कितना है बेटा? 7,000 है। बिल रिसीवेबल के बाद हमारे पास है एक कैश इन हैंड 6,000, एक है बेटा कैश एट बैंक और वो वैल्यू है बेटा 32,000। फिर कैपिटल आ गया हमारे पास, तो कैपिटल को हम लोग यहाँ लिख देंगे लायबिलिटीज़ में। कैपिटल की वैल्यू है बेटा 1,00,000 रुपये, ठीक है जी। फिर है प्रोविज़न लिख चुके। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल भी लायबिलिटी होती है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं सर। सेल्स हो गया है। जनरल रिजर्व आपकी लायबिलिटी होती है, तो जनरल रिजर्व को आप ऐसा करो यहीं लिख दो। लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में एक एडजस्टमेंट भी है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अंदर। पहले यहाँ तक बताइए, जो चीज़ें आपको पहले से आती थी उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो पूछिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी अब एडजस्टमेंट पे हम लोग जा सकते हैं। मशीनरी सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। मशीनरी गिवन है,
लेकिन मशीनरी में एडजस्टमेंट है बेटा 50,000 का। ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस होता है वो। मशीनरी 50,000 है बेटा, उसका डेप्रिसिएशन भी है कितना परसेंट? 10%। लेकिन उसके बारे में कुछ कहानियां भी लिखी गई थी, वो क्या है बेटा? इधर देखो बच्चे, नोट करने में मत लगो, वो तो आ ही जाएगा, आप चीज़ों को ध्यान से समझना। हम लोग मशीन की बात कर रहे हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे, इतना सही रहेगा। दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बेटा? देखिए, जिस ईयर में हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो ईयर है बेटा 31 मार्च 2022 का एंड है। तो ऑब्वियस सी बात, ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2021 में, बोलिए ना। अच्छा, इस डेट पे जो ट्रायल बैलेंस होता है इस डेट पे बनाया जाता है या इस डेट पे? तो ये जो ट्रायल बैलेंस यानी ये जितनी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो कौन सी डेट के गिवन है बेटा? वो 31 मार्च के गिवन है। कौन सी डेट के गिवन है? 31 मार्च के। आप मुझे मशीन की वैल्यू बताओ कितना है। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई जनवरी के दौरान 2022 में, जनवरी 2022 इसके बाद आता है या इससे पहले आएगा? तो जनवरी 2022 यहां आएगा, 1 जनवरी 2022 कितना जी? इन्होंने बोला जनवरी 2020 में हमने 20,000 रुपये का 20,000 रुपये का एक मशीन खरीदा था। तो बेटा इन्होंने ये खरीदा था, खरीदने के बाद मशीन हमारे पास कितनी की हुई थी? आप बता सकते हो साल के स्टार्टिंग में मशीन कितनी की थी? आई बात समझ में? भाई एंड में कितना हमारे पास है? हमने बीच में खरीदा था 20,000 का, तो उससे पहले कितना रहा होगा? 30,000। तो बताओ मुझे एक बात, एक मशीन जो 30,000 की पूरे साल रही और एक मशीन जो अभी जनवरी में आया है, तो डेप्रिसिएशन क्या सब पे बराबर लगेगा? मंथली कैलकुलेशन होगा। और वो बात कैसे पता चलेगी? क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के आगे पर एनम लिखा हुआ है बेटा, अगर पर एनम नहीं होता तब तो कोई मसला नहीं था, आप सीधा निकाल देते वैल्यू पे ही। तो इसका डेप्रिसिएशन आप कैसे निकालेंगे? देखिए जी, मैं अगर डेप्रिसिएशन निकालने चलूँ, मैं तो बोलूँगा सर 30,000 है, 30,000 का है 10%। अब ये यहाँ से यहाँ तक निकाल रहा हूँ भाई, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो गए जी? ये हो गए जी 9 महीने, 9/12। फिर मैं निकालूंगा 20,000 पे डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट सर? 10%। ये यहाँ से यहाँ तक कितना रहा बेटा? 50,000। ओ 50,000 कितना हो गया? ये 3 महीने। नहीं समझ में आई होगी बात, मैं फिर से समझाता। इसके बहुत सारे तरीके होते करने के, तो उसमें से एक ये है बेटा, ये 30,000 पहले था। कब तक ये 30,000 की मशीन मेरे पास रही बताओ तो? जनवरी तक। तो जनवरी तक 30,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा ना। उसके बाद टोटल 20,000 का मशीन ऐड हो गया, तो अब मेरे कंपनी में कितने की मशीन हो गई? तो 50,000 की मशीन आगे चल रही है। कितने महीने तक 50,000 की मशीन रही? 3 महीने तक। तो हमने ऐसे निकाल दिया। एक तरीका और है कि पूरे 30,000 पे पूरा 1 साल का निकाल लो आप, और 20,000 पे 3 महीने का अलग से निकाल लो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, अभी इसको सॉल्व कर लेंगे सर। तो ये कितना आएगा? 2 0 से इसको आप हटा दीजिए, 339 3 4 12, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ कि कितना आ रहा है, फटाफट करो। तो ये डेप्रिसिएशन 3500 का हो गया। आप इसे कैलकुलेट खुद से ज़रूर कर लेना एक बार। और यहाँ से 3500 आप माइनस करोगे, 50,000 में से 3500 जाएगा जब, तो क्या वैल्यू आएगी सर? 46,500 आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए, मशीन हो गया हमारा। उसके बाद है, मशीन के बाद सीधा फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू अगर ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे तो बेटा वो 10,000 है, उसमें से हमने डेप्रिसिएशन निकालना है। और फर्नीचर का कोई मसला नहीं है, उस पर 10% डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, 1,000 आएगा। तो कितना आया जी? ये 9,000, ठीक है। अब और आ जाइए, फर्नीचर के बाद है रेंट, एक्सेस, प्रिंटिंग, ऑफिस, बेड डेट, संडे डेटर हो चुका, बिल रिसीवर, डिस्काउंट, वेजेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लिख चुके। सब कुछ हमने ट्रायल बैलेंस से लिख लिया है ऑलमोस्ट सब कुछ।
अब ये दोनों डेप्रिसिएशन को जाके वहाँ पे पहले लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा यहाँ पे आ गए और यहाँ लिखा सर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और एक लिखा बेटा हमने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अगर हम बात करें तो कितना है जी? 3500 आया था। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बता दो ज़रा, वो आया था जी 1000। क्लियर है सर? चलिए, और इसके अलावा तो अभी कुछ नहीं। और इधर आइए, अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमने ये क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लिया जी, प्रोविज़न का कर लिया, डेप्रिसिएशन का ये दोनों हो गया, और उसके बाद अभी रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, फायर का और जनरल रिजर्व का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कर लेते हैं पहले। बताइए जी, कैपिटल हमारे पास कितना है? हाँ जी सर, कैपिटल है हमारे पास 1 लाख। इसी का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। 1 लाख का 10% था ना, 5%, तो ये कितना है सर? 5000। टोटल कितना हो गया सर? ये 95,000। बात समझ में आई सर? अच्छा सर, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले भी निकाल सकते थे, ड्राइंग को बाद में माइनस कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ओपनिंग कैपिटल पे ही होगी। ये 95 सर, आपने 95 यहाँ क्यों लिखा बेटा? अभी नेट प्रॉफिट रह रहा है ना, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कैपिटल में ऐड करा, सिर्फ यही लिखते हैं, कहीं और भी लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखते हैं। आइए सर, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा? 5000। तो हमारे पास जो एडजस्टमेंट की लिस्ट थी, उस लिस्ट के हिसाब से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं आग वाली बात पे, और इसको ध्यान से समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे बोला था ये 3 जगह जाती है, उन 3 जगहों के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। इधर गुरुजी, इधर ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ भाई, आग लग गया दुकान में, सामान जल गए, खुशी तो होगी, क्या होगा फिर? दुख होगा। कितने का दुख होगा? 7000 का। बेटा ये जो अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दुख और सुख का अकाउंट है। सारे दुख को यहाँ लिखते हैं और सारे सुख को इधर लिख देते हैं। अगर आपको लगता है ये बहुत फायदे की चीज़ हो गई तो आपको इधर लिख देना चाहिए। आपको लगता है कि नुकसान हो गया है तो आपको इधर लिख देना चाहिए। सर आपने तो स्टॉक कम किया था। बेटा स्टॉक कम करना अलग चीज़ है। भाई आपके दुकान में सामान, जब कोई पूछेगा कि भाई आग लग गया तो सामान बढ़ गया या कम हो गया, आप बोलोगे जी कम हो गया, अब इतना बच रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन क्या दुख नहीं होगा? अलग से होगा, खुशी होगी। मतलब वो बच्ची कह रही है कि खुशी होगी, उसके चेहरे पे दिख रहा था वो अभी भी हंस रही। यहाँ पे रोना धोना हो जाता है यार ये आग लग जाने से। तो बेटा जो नुकसान हुआ है, इधर देखना बेटा अच्छे से, लॉस बाई फायर, ये दुख और सुख का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा बता दो इसमें दुख कितना हुआ हमें, कितने का नुकसान हुआ, कितनी तकलीफ है हमें? 7000। समझ में आई बात? लेकिन एक बात सोचो कि आपको दुख हुआ और वहीं पे कोई आ गया चुप कराने के लिए आपको, यार क्यों रो रहे हो? आपने बोला भाई साहब हमारे आग लग गया है, हम इसलिए रो रहे हैं। तो उसने पूछा जी कितने का नुकसान है? आपने बोला जी 7000। वो बोला जी 5000 रुपये हम आपको दे देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? अब बताओ दुख कम हुआ? आंसू रुके थोड़े से, कम हो गए कि नहीं? अब रोना कितने के लिए रोगे? तो यहाँ पे कितना आएगा? 2000। बाकी का 5000 जिसने वादा किया अब उसके पीछे पड़ जाएंगे हम। क्या आपने बोला था ना, वो 5000 रुपये दे दो आप मेरे को। लेकिन मान लीजिए ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि भाई वो 7000 का आग लगा, कोई जो चुप कराने आया वो बोला जी मैं 7000 दे दूंगा, रोने की जरूरत नहीं है। घर में कई बार ऐसा हो जाता है, आपसे कुछ नुकसान हुआ, आप अगर चुप हो तो कोई नहीं, आप रोना धोना स्टार्ट कर दो, घर वाले बोले बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो आता आ जाएगा, तू टेंशन ना ले। तो अगर आपने रोया और चुप कराने कोई आ गया और 7 का 7000 देने को तैयार है, ध्यान से फिर से समझना, बताओ क्या रोने की जरूरत है? अब बताओ कोई नुकसान हुआ फिर? तो अगर कोई कह रहा है कि मैं 7000 दे दूंगा तो यहाँ पे 1 रुपये का भी नुकसान नहीं आएगा।
कोई कह रहा है मैं 5,000 दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? कोई कह रहा है जी मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा, रो ले जितना रोना है, फिर कितना आएगा? 7,000। तो बेटा यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से हमने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा था। ये वही बंदा है जो चुप कराने हमें आया है, हमारे आंसू पोंछने के लिए ये वही आया है। इंश्योरेंस कंपनी है ये, इट वॉज फुल्ली इंश्योर्ड, ये स्टॉक पूरा इंश्योर था। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भाई साहब तुसी टेंशन ना लो, पूरा पैसा हम दे देंगे आपको। अब बताओ, वो एक्सेप्ट कर रही है कि पूरा क्लेम जितना भी आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हुआ है हम भर देंगे, कोई मसला नहीं है। अब बताओ क्या कोई दुख है आपको? क्या कुछ आएगा यहाँ पे बेटा? तो बेटा इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने को तैयार है, तो लॉस बी फायर, यहाँ पे लॉस बाय फायर नहीं आएगा। सर अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि लॉस, बेटा मैं ये क्वेश्चन में ना आपको 4 क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, एग्जाम में कुछ भी ऊपर नीचे होके चेंज होके आ सकता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी में कंपनी वाला कहे जी मैं 5,000 के लिए आपका क्लेम एक्सेप्ट कर सकता हूँ, 7,000 का क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे रियल लाइफ में जाओ तो जितने का सामान गया उतना तो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी देती नहीं है, उससे कम ही देगी। तो आपको उसने अगर 5,000 दिया तो यहाँ पे नुकसान में कितना लिखोगे फिर आप? 2,000। अब सवाल ये है कि सर उसने बोल दिया और हम चुप हो गए, इतने से बात खत्म हो जाएगी क्या? या हम उससे पैसे मांगेंगे? मांगेंगे। तो जब तक वो नहीं देता वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? एसेट्स हो जाएगा। जब तक इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए एसेट्स हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी। और एक और तरीका होता है, कई बार हम लोग लिख देते हैं इंश्योरेंस क्लेम। तो दोनों तरीके से लिखा जाता है, कोई मसला नहीं है, आप जो भी लिख के आ जाएं। आपके टीचर्स जो करवा रहे हो स्कूल में वो कर लीजिए, और अगर टीचर ने क्वेश्चन नहीं करवाया हो और एग्जाम में आ जाए तो आप ऐसे स्लैश करके ये दोनों लिख के आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी या स्लैश करके इंश्योरेंस क्लेम। और कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया था बेटा? अगर उसने 5,000 का वादा किया होता तो हम 5 लिखते, तो हो गया ना, 3 जगह जाता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा दे रही है तब तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं आएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी कम पैसा दे रही होती तो हमें तकलीफ होता और उस तकलीफ को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देते। समझ में आ गई बात? तो हमने जो एडजस्टमेंट्स किया हमने ये वाला भी कर लिया बेटा। एक बार मेमोराइज करो इसको वापस से। स्टॉक में जब आग लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? परचेजेस में प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, एक चीज। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखेंगे ये डिपेंड करता है किस बात पे? सिचुएशन। क्या? इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योरेंस क्लेम 1 रुपए का भी नहीं है, बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। कितने का जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा देने को तैयार है, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। फिर कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। अब आखिरी पे आते हैं। आखिरी क्या है जी हमारे लिए? नेट प्रॉफिट टू बी कैरिड टू जनरल रिजर्व। क्लियर है जी? तो आप पहले नेट प्रॉफिट निकालो विदाउट जनरल रिजर्व और फिर बाद में निकालेंगे विद जनरल रिजर्व वाला। ठीक है जी? चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बना लीजिए। पहले देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर। नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट करेंगे उसमें ना नेट प्रॉफिट लिखेंगे नहीं, आप मुझे पहले बताइए कि आपका नेट प्रॉफिट आ क्या रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें रह गई बस। एक है सर आपका जनरल रिजर्व, और एक है सर आपका नेट प्रॉफिट। और इन दोनों को जब तक आप कैलकुलेट ना कर लें, रफ में कैलकुलेट करिए नेट प्रॉफिट, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। तो बेटा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व कितना आया बेटा? 32,800। अब इसमें से माइनस कर देना है जनरल रिजर्व को, और जनरल रिजर्व कितना परसेंट था? 3280। साथ में इस दोगे, क्या बताया आपने? 29520। ये आया जी नेट प्रॉफिट। और इसे क्या बोलेंगे अपन? आफ्टर जनरल रिजर्व।
तो ये दो चीज़ें जो आपका जनरल रिजर्व है, ये और ये नेट प्रॉफिट, ये P&L अकाउंट में लिखना है और बैलेंस शीट में भी लिख देना है सर। ठीक है सर, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे। लिख लिया बेटा ये अकाउंट में। यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना आया था आपका, अभी नोट करा अपना। जनरल रिजर्व कितना लिखा आपने, बोलो सर। जनरल रिजर्व 3280 और नेट प्रॉफिट सर 29520 ये आ गया जी। अब इसको पता है आपको नेट प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं जाके, फिर बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल में ऐड होता है, और जनरल रिजर्व को जनरल रिजर्व में ऐड कर देना। यहाँ पे ऐड करेंगे आप न्यू जनरल रिजर्व, न्यू जनरल रिजर्व आपका आया बेटा 23,280 आ जाएगा। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट को आप ऐड करेंगे 29,520 करके, और इसका टोटल यहाँ लिखेंगे, दोनों साइड को टोटल करेंगे, और दोनों साइड को टोटल करेंगे, दोनों साइड मैच नहीं होगा। पहले आप कर लो, फिर मैं बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। चलो सर पहले करो फटाफट इतना, आप अपने हिसाब से, उसके बाद बताता हूँ। तो जी स्टॉक कितना है 40,000, 1,000 का नहीं 3,000 रुपये का डिफरेंस है। मैं बता देता हूँ 3,000 का डिफरेंस क्यों है वो। बेटा प्लीज़ बातें नहीं, इधर देखो, ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, आपको सुनाई नहीं दे रहा, एक बार मैं आ रहा हूँ। ये जो ट्रायल बैलेंस है वो पहले से गलत है। आपकी जो बुक है आपके पास पहले से TS अग्रवाल न्यू बुक, उसमें भी गलत है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में ही 3,000 का डिफरेंस है। अब वो 3,000 का डिफरेंस ये है कि अब आपको आंसर अगर लाना है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में क्या गलत है मैं आपको बताऊं, कि कोई वैल्यू जो है 3,000 से कम लिखी है, या तो डेबिट में क्रेडिट में कहीं पे डिफरेंस है वो, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो डिफरेंस जब टोटल आप करेंगे ना, तो वो डेबिट साइड में आपका टोटल कम आ रहा है। ठीक है जी, तो आप किसी में आपका ये वाला साइड ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसमें 3,000 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। वो किस नाम से, तो आप बिल रिसीवेबल में 3,000 रुपये बढ़ा के 7,000 की जगह उसे 10,000 कर दीजिए। बिल रिसीवेबल है इसमें सर, हाँ जी, 7 की जगह इसको कितना कर दीजिए। अच्छा ये आपके पास बुक होगा, उसमें भी सही कर लीजिएगा, आपके बुक में भी एरर है ये। और ये ज़रूरी नहीं कि बिल रिसीवेबल में एरर है, बस एरर है उसमें कहीं पे मिसिंग है, तो हमने किसी में 3,000 जोड़ के अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लेकिन एसेट्स में ही जोड़ना, कहीं और नहीं जोड़ देना। बताइए बेटा ये कैपिटल कितना आया था आपका बच्चे, 1,24,000, आधा बोलते हो आप लोग ने, 1,24,520। टोटल बता दो, 1,88,500। चलो सर समझ में आ गई बात। जी सर मैं कर देता हूँ।